नमस्ते दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे बॉयलर ऑपरेशनल हजार्ड्स और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। तो इसके पहले हमने इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट 1923 के अंडर आईबीआर के पहले हमने बॉयलर, उसके अलग अलग टाइप्स, उसके माउंटिंग्स और एक्सेसरीज के बारे में हमने बात की थी। आज हम सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंडर फोकस करने जा रहे हैं हजार्ड्स और उसके सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट्स क्लियर होने चाहिए, तो बेसिकली बॉयलर का ऑपरेशन, और अगर ऑपरेशंस आपको क्लियर है तो उसके रिलेटेड आपको हजार्ड्स और प्रिवेंटिव मेजर्स आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बॉयलर की बात करेंगे तो उसमें मेन रॉ मटेरियल जो है वो है वाटर, क्योंकि वाटर का ही आपको स्टीम जनरेशन करना है। तो वाटर केमिस्ट्री यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बॉयलर ऑपरेशंस में। तो बॉयलर की डेफिनेशंस अगर देखेंगे तो बेसिकली ये एक इक्विपमेंट या वेसल है जहां पे वाटर का स्टीम जनरेशन करना है, और फिर ये वेसल के साथ अलग अलग जो फिटिंग्स होती है, जैसे कि यहाँ पे पाइपलाइन होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको वाटर बॉयलर में आपको ऐड करना है तो उसके लिए पाइपलाइन होगी, वॉल होगा, या फिर अगर आपको स्टीम कहीं पे पास करना है एज ए यूटिलिटी तो वहां पर भी पाइपलाइंस होगी, वहां पर भी अलग अलग वॉल्स होंगे। और जो अलग अलग लेवल इंडिकेटर्स है, जैसे जहां पर आपको वाटर चेक करना होता है, वाटर की लेवल चेक करनी होती है तो वहां पे लेवल इंडिकेटर लगेंगे, या फिर अगर आपको जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके लिए प्रेशर गॉज लगेगा, या फिर आपको टेम्परेचर इंडिकेट और कंट्रोलिंग करना है तो टेम्परेचर इंडिकेटर कंट्रोल करना होगा। अगर एक्सेस प्रेशर पे आपको बॉयलर को बचाना है या फिर एक्सप्लोजन से अवॉइड करना है तो उसके रिलेटेड आपको सेफ्टी वॉल्स की भी यहाँ पे नीड होगी। तो ये अलग अलग फिटिंग्स या माउंटिंग्स और एक्सेसरीज जो भी होंगे, तो इसके साथ अगर यहाँ पे कोई वेसल होता है जो वाटर का स्टीम जनरेट करता है अंडर प्रेशर तो उसको हम बॉयलर कह सकते हैं। अगर लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे तो जैसे कि इंडिया में आईबीआर 1923 है या फिर इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस 1950 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बॉयलर को डिफाइन किया गया है, जो पुरानी डेफिनेशंस में बताया है कि ये एक क्लोज वेसल है जहां पे उसका कैपेसिटी है 22.75 लीटर्स, और ये कैपेसिटी से यहाँ पे अगर स्टीम जनरेशन होता है अंडर प्रेशर विथ ऑल द माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज या फाइन फिटिंग्स तो उसको हम बॉयलर कह सकते हैं। तो बॉयलर के अगर डिटेल में जाएंगे तो बॉयलर के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर पोजीशन के हिसाब से जाएंगे तो वहां पर वर्टिकल बॉयलर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर फायर ट्यूब में है या फिर आउटसाइड में, उसके बेसिस पे फायर ट्यूब बॉयलर या वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। एक्सटर्नल फायर बॉयलर या इंटरनल फायर बॉयलर भी होते हैं, या फिर लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जो प्रेशर के बेसिस पे बॉयलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर नेचुरल सर्कुलेशन या फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर भी हो सकते हैं, मोबाइल या स्टेशनरी बॉयलर भी हो सकते हैं, सिंगल ड्रम या मल्टी ड्रम बॉयलर्स भी हो सकते हैं, या फिर फोर्स ड्रॉट या नेचुरल ड्रॉट भी बॉयलर हो सकते हैं, सिंगल फर्नेस या ड्यूअल फर्नेस भी बॉयलर हो सकते हैं। अगर फ्यूल आप कौन सा यूज करते हैं उसके बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं बॉयलर, जैसे कि सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर या लिक्विड फ्यूल फायर्ड बॉयलर या फिर गैसियस फ्यूल फायर्ड बॉयलर्स। और ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, लेकिन अभी यहाँ पे हमको फोकस करना है कि जो भी बॉयलर होगा आपके इंडस्ट्री में उसके रिलेटेड नॉर्मली या जनरल हजार्ड्स क्या हो सकते हैं और उसके रिलेटेड फिर आपको सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं। तो इसमें आपको बॉयलर ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो बॉयलर ये आपको इक्विपमेंट जैसे दिखता है कि ये सिर्फ वाटर को स्टीम जनरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो ये एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है, क्योंकि इसमें आपको टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है, प्रेशर भी कंट्रोल करना है, वाटर की लेवल भी कंट्रोल करना है, और जो भी फ्यूल्स यूज करते होंगे या फिर जो भी कंबशन फिनोमिना होता है, जैसे कि हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, फ्यूल का कंबशन होगा और कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा, यानी कि इनडायरेक्टली आपको एयर भी सप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी कंट्रोल करनी है आपको, अलग अलग जो प्रेशर टेम्परेचर लेवल पैरामीटर्स भी कंट्रोल करने हैं, या फिर फ्लो रेट्स भी कंट्रोल करने हैं, और इसके रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको जो स्टीम है वो जनरेट करनी होगी। तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये क्रिटिकल इक्विपमेंट है। और अगर इसमें हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स होते हैं
तो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। और अगर हम हाई प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हमने जो केमिस्ट्री में बेसिक बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अगर हमने पढ़ा है, और उसके बेसिस पे ये बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के बेसिस पे हमने आइडियल गैस लॉ भी पढ़ा था। तो ये क्लियर कट है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर ये जितना भी मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है उससे अगर हाइयर साइड में प्रेशर बढ़ जाता है तो ये एज अ बॉम्ब यहाँ पे एक्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बॉयलर्स के जो भी अभी तक के एक्सीडेंट्स है उसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट्स ये एक्सप्लोजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक्सप्लोजन के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, उसका रीजन हो सकता है, लेकिन अगर जनरली हम बात करेंगे तो बॉयलर एक्सीडेंट्स में हिस्टोरिकली एक्सप्लोजन ये फिनोमिना यहाँ पे हो सकता है। और अगर एक्सप्लोजन होता है तो आपको जैसे हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पे फैटेलिटीज केस हो सकती है, यानी कि बहुत जो भी नियर बाय लोग होंगे उनकी डेथ हो सकती है, या फिर अगर आप देखेंगे तो मटेरियल लॉस या जो इक्विपमेंट्स का लॉस या फिर जो प्रॉपर्टी डैमेज जिसको हम कहेंगे, तो ये भी हायर साइड को हो सकता है। तो डिपेंड्स है बॉयलर का टाइप क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है और एक्सप्लोजन किस टाइप का हुआ है, उसके बेसिस पे फैटेलिटीज या इंजुरीज या फिर जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉयलर सेफ्टी ओरिएंटेड जहां पर आपको बात करनी है, तो आप ये सिंपल सा बॉयलर सेफ्टी जो वर्डिंग है उसी हिसाब से आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि बॉयलर इज मेड एंड सर्टिफाइड अंडर सुपरविजन ऑफ बॉयलर एंड इंस्पेक्टरेट। तो ये अगर आप हर एक वर्ड देखेंगे तो ये बॉयलर सेफ्टी है। तो ये बी से हमको क्या चेक करना है, तो ये सर्टिफाइड बॉयलर है या नहीं ये चेक करना है। और यहाँ पर अगर आप आईबीआर की बात करेंगे या रूल्स की बात करेंगे तो हर एक स्टेट में बॉयलर इंस्पेक्टरेट होता है और उसमें भी फिर चीफ बॉयलर इंस्पेक्टरेट होता है। तो जो भी बॉयलर आपने अगर इंस्टॉल किया है या फिर परचेस किया है, आपको स्टार्ट करना है तो उसके पहले इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि बॉयलर के सर्टिफिकेशन पे क्लियर कट लिखा रहता है कि ये बॉयलर किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, किस कैपेसिटी से और कौन से फ्यूल के बेसिस पे ये चलने वाला है, ये किस टाइप का बॉयलर है। और फिर इसके लिए जो भी इंस्पेक्शन होगा यानी कि टेस्टिंग्स भी होगी, वो टेस्टिंग्स भी वहां पे लिखी होगी कि आपको 1 साल के बाद ये टेस्टिंग करनी होगी। तो ये सभी इंस्पेक्टर जो है वो सब बातें चेक करेगा। उसके अलावा ऑपरेट विथ क्वालिफाइड बॉयलर ऑपरेटर, तो जो भी बॉयलर अगर आपने सर्टिफिकेशन लिया है, आपके पास जो भी बॉयलर है वो आपको स्टार्ट करना है, तो जो भी ऑपरेटर है वो भी क्वालिफाइड बॉयलर ऑपरेटर होगा। तो इसके लिए भी अलग से क्वालिफिकेशन है, अलग से एग्जाम होती है, और वो एग्जाम पास करने के बाद बॉयलर ऑपरेटर यहाँ पे बॉयलर ऑपरेट कर सकता है। तो ये बॉयलर इंजीनियरिंग या बॉयलर ऑपरेटर्स जो है वो क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पे होने चाहिए बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए। फिर है इंसिस्ट अपॉन ऑल सेफ्टी डिवाइसेस केप्ट इन वर्किंग ऑर्डर्स। तो जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको रखने हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि अलग अलग यहाँ पे वॉल्स यहाँ पे यूज होते हैं, या फिर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए वॉल्स यूज हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे रप्चर डिस्क यहाँ पे यूज हो सकती है, या फिर फ्यूजिबल प्लग यहाँ पे यूज हो सकता है, या फिर जो अलग अलग सेफ्टी वॉल्स है जैसे कि स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल या फिर लीवर सेफ्टी वॉल या डेड वेट सेफ्टी वॉल्स, ये भी आपको यूज करना है। तो आपको अगर मिनिमम 2 सेफ्टी वॉल की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर ये वर्किंग प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर होता है तो पहले वॉल कौन सा ओपन होगा और वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ कैसे होगा। उससे भी अगर प्रेशर कम नहीं होता है तो सेकंड वॉल भी कैसे ओपन होता है, या फिर इनकेस अगर फर्स्ट सेफ्टी वॉल ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो सेकंड सेफ्टी वॉल यहाँ पे ऑपरेट हो सकता है। तो जो भी आप सेफ्टी डिवाइसेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से वो उसका भी टेस्टिंग मेंटेनेंस आपको यहाँ पे रखना जरूरी है। उसके अलावा जो है मेन लो वाटर इन बॉयलर शुड नॉट ऑकर। तो यहाँ पर सिंपल सा जैसे हम
डोमेस्टिक जो हीटर्स हम यूज करते हैं, तो उसमें भी क्लियर होता है कि एक सिंपल सी कॉइल होती है और कॉइल के ऊपर आपको वहां पे वाटर की लेवल रखनी है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो जो भी कॉइल है वो एक्चुअली डिजाइन हो चुकी है वाटर के लिए, अगर वो एयर में हीट होगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी, ये बॉयलर में भी वाटर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको मेंटेन करना है। तो वो ड्राई बॉयलर रन होगा तो वो वहां पे हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, या फिर जो भी आप हीटिंग असेंबलीज यूज करते हैं तो उसका ब्लास्ट हो सकता है। तो ये वाटर लेवल आपको मेंटेन करना है। उसके अलावा है इंश्योर दैट द बॉयलर इज वर्कड एज पर बॉयलर सर्टिफिकेट। तो ये जो भी बॉयलर में कंडीशंस बताई गई है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बॉयलर इंस्पेक्टर यहाँ पे आ रहा है और वो सर्टिफिकेट चेक कर रहा है, और जो भी यहाँ पे कंडीशंस है उन्होंने चेक कर लिया और परमिशन दे दी। लेकिन उसके बाद जो परमिशन जिस कंडीशन पे बताई गई है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो रेट है, या फिर जो फिटिंग्स में अल्टरनेशन या फिर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें आपको यहाँ पे चेक करने की ये फॉलो हो रही है नहीं। उसके अलावा है रेगुलर और पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ बॉयलर। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि अगर वाटर ये यहाँ पर मेन पैरामीटर है, तो वाटर में अगर कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से स्केलिंग या फिर वहां पर अगर कोई इंप्योरिटीज का वहां पे डिपोजिशन होता है, या फिर स्लज फॉर्मेशन होता है, या फिर और कोई पैरामीटर अगर चेंज होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर करोजन हो सकता है या फिर हीट रेजिस्टेंस वहां पे क्रिएट हो सकता है, जिसको हम टेक्निकली हीट ट्रांसफर में फाउलिंग कहते हैं। तो ये भी अगर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपको एक्सेस हीट देनी होगी, और जिसकी वजह से जो भी कैपेसिटी होगी उससे ज्यादा यहाँ पे हीटिंग हो सकती है। करोजन की वजह से भी जो भी यहाँ पर डिजाइन प्रेशर होता है, या फिर जो बेसिक डिजाइन जो थिकनेस के बेसिस पे होता है, वो भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो इसलिए आपको पीरियोडिक क्लीनिंग भी करना जरूरी होगा। फिर जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो रेगुलरली आपको यहाँ पे चेक करने हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में भी है क्या नहीं, और टेस्टिंग भी करने हैं। उसको बाईपास नहीं करना है। अगर हम उसको बाईपास करके करेंगे तो यहाँ पर अगर एक्सेस प्रेशर या एक्सेस टेम्परेचर या लोअर लेवल या फिर ओवरफ्लो जहां पर हो सकता है, तो ये अलग अलग कंडीशंस पे सेफ्टी डिवाइसेस अगर बाईपास करेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस है या फिर कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो हाइयर साइड में बन जाते हैं। फिर है एक्यूमुलेशन ऑफ स्केल और स्लज। जो अभी हमने वाटर की बात की, तो यहाँ पर अगर स्केलिंग के चांसेस है या फिर स्लजिंग के चांसेस है, तो आपको पीरियोडिकली यहाँ पर स्केल और स्लज रिमूव करने होंगे। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस, इंप्योरिटीज, फाउलिंग ये यहाँ पर एक्यूमुलेट होते जाएगी, और फिर जो भी कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस होगी और उसकी ओवरऑल इफिशियंसी भी यहाँ पे कम हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अलग अलग जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, सेफ्टी ओरिएंटेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, वो भी क्रिएट हो सकते हैं। फिर है फीड वाटर टू बी सॉफन और डीमिनरलाइज। तो जो भी हम फीडिंग वाटर की कर रहे हैं तो उसका स्टीम जनरेशन आपको करना है, तो उसके यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए रहते हैं। तो सॉफन करना है, इसका मीनिंग है यहाँ पर हार्ड वाटर अगर रहता है, यानी कि अगर हार्डनेस हाइयर साइड में होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स अगर हाइयर साइड में होते हैं, और वहां पर अलग अलग जो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, ऐसे अगर कोई यहाँ पर डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, तो उसको आपको रिमूव करना है एक पर्टिकुलर लेवल एटलीस्ट। तो उसको हम सॉफ्टनर कहते हैं। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टनर डिवाइस, और फिर वो सॉफ्ट वाटर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मिनरल्स हाइयर साइड में अगर होंगे तो वो मिनरल्स भी आपको यहाँ पे रिमूव करना होंगे, जिसको हम डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी इक्विपमेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फीड वाटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी अलग अलग पैरामीटर्स है विद परमिसिबल लिमिट्स आपको यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी होगा। उसके अलावा जो है फ्यूल की इफिशियंसी, तो इफिशिएंट यूज ऑफ फ्यूल टू बी मेड। तो जैसे कि हम सबसे पहले जो अगर फोसाइल फ्यूल्स की बात करेंगे तो उसमें हम नॉर्मली कोल यूज करते हैं, और मैक्सिमम केस में आज की डेट में भी वुड या फिर कोल यहाँ पर यूज होता है। फिर यहाँ पे कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या फिर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट या
नेचुरल जो सोर्सेस है उसके बेसिस पे अभी आज के डेट में हम बायो ब्रिकेट्स जैसे कुछ ऑप्शंस भी यूज कर रहे हैं। कहीं जगह आपको लिक्विड फ्यूल यूज करना पड़ता है और कहीं जगह आपको जो इलेक्ट्रिक हीटिंग या फिर गैसेस फ्यूल्स भी यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो डिपेंड से रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है और फिर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको ओवरऑल इफिशियंसी आपको मेंटेन करना है या फिर हायर साइड में चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको ये फ्यूल का डिसीजन लेना है। फिर है टेस्टिंग ऑफ ऑल सेफ्टी डिवाइसेस एंड वाटर गेज ग्लासेस इज डन रेगुलरली। तो आपका वाटर लेवल इंडिकेटर जो होता है, तो ग्लास थ्रू आप इजीली वाटर लेवल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसीलिए आपको ग्लासेस को भी वहां पे क्लीन करना है, मेंटेन करना है। और उसके अलावा जो भी हमने अलग अलग जो डिवाइसेस बताए, जैसे कि हमने रप्चर डिस्क बताई है या फिर हमने फ्यूजिबल फ्लग की बात की या फिर हमने लीवर सेफ्टी वॉल या फिर स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल या डेड वेट सेफ्टी वॉल की बात की या फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल की बात की या फिर जो भी अलग अलग वॉल्स या फिटिंग्स असेंबलीज यूज होते हैं उसका रेगुलर टेस्टिंग और उसको मेंटेनेंस करना यहाँ पे जरूरी होगा। और फिर ईयरली इंस्पेक्शन करना, ये आईपीआर या फिर जो बॉयलर रेगुलेशंस है उसके रिलेटेड ये लीगली मैंडेटरी है कि आपको हर साल बॉयलर का इंस्पेक्शन करवा के लेना है। तो बॉयलर इंस्पेक्टर यहाँ पे आएगा और आपको भी उसके पहले ही जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस बताई है, जैसे कि हम जब बॉयलर इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें ही बहुत सारे पैरामीटर्स क्लियर हो जाते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको इंस्पेक्शन खुद करना है। उसके बाद में फिर बॉयलर इंस्पेक्टर आएगा और वो इंस्पेक्शन करने के बाद आपको एक तो जो भी सर्टिफिकेट मिला है उसका रिन्यूअल हो सकता है, या फिर अगर आपको कुछ आपने मॉडिफिकेशन किया है या फिर लोकेशन चेंज किया है या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन किया है, तो आपको वापस से जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे कि हम अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बॉयलर लेके जाते हैं या फिर प्लांट में ही उसका लोकेशन चेंज करते हैं, या फिर अगर आपको चेंज करना है बॉयलर का कैपेसिटी या फिर आपको वॉल चेंज करना है या फिर पाइप का डायमीटर चेंज करना है, तो हर एक कोई भी अगर चीज आपको चेंज करनी है जो सर्टिफिकेट में दिया है उसके अलावा, तो आपको फिर से सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है। तो बॉयलर ऑपरेशन ओरिएंटेड अगर ये बॉयलर सेफ्टी के अलग अलग गाइडलाइंस आप याद रखेंगे तो आपको बॉयलर ओरिएंटेड हजार्ड्स और उसके सेफ्टी मेजर्स आपकी आइडिया आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ओवरव्यू देखेंगे तो कुछ बॉयलर्स, जैसे आपको कुछ छोटे पैकेज्ड बॉयलर जो आते हैं वो कुछ कम कैपेसिटी के होते हैं, और कुछ जगह जहां पर स्टीम रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहां पर ऐसे बड़े बॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है अभी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे फिर इसके जो माउंटिंग और एक्सेसरीज हैं या फिर जो अलग अलग पार्ट्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। और उसके रिलेटेड जो भी अलग अलग, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इकोनॉमाइजर की बात नहीं की है, तो इकोनॉमाइजर भी यहाँ पर कनेक्टेड हो सकता है। तो बॉयलर की इकोनॉमी इंक्रीज करने के लिए हमको कार्बन डिपोजिशन या कार्बन रिमूव करना भी जरूरी होता है। उसके अलावा जो भी फ्लू गैसेस यहाँ पे जनरेट होते हैं फर्नेस थ्रू, तो आफ्टर कंबशन जो फ्लू गैसेस जनरेट होते हैं तो उसकी भी हीट अगर यूटिलाइज करेंगे तो वहां पर उसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जो बॉयलर ओरिएंटेड आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें कुछ एडिशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो आपको बॉयलर इंस्पेक्टरेट यानी कि उनसे जो एक्सपर्ट एडवाइसेस लेने हैं, उनके सर्टिफिकेशन लेने हैं और उसके बाद में ही वापस से आपको बॉयलर ऑपरेट करना है। तो अगर बॉयलर एक्सप्लोजन की हम बात करेंगे या एक्सीडेंट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर पिक्चर से ही पता चलता है कि इतने बड़े बड़े कॉलम या जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है या फिर ब्रिक्स है, ये सभी स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ सेकंड्स में ही कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये एक्सप्लोजन फिनोमिना की वजह से यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम आता है बॉयलर एक्सीडेंट्स ओरिएंटेड। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज हैं जो एक्सप्लोजन को वहां पे चांसेस देते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है बॉयलर ऑपरेशन ओरिएंटेड? तो यहाँ पर ट्यूब लीकेज हो सकता है, या फिर जो ड्रम की लेवल है वो लोअर साइड में आ सकती है, या फिर जो फर्नेस का प्रेशर है वो हायर साइड में जा सकता है, या फिर फर्नेस में ही एक्सप्लोजन हो सकता है,
या फिर जो बॉयलर का प्रेशर है वो हायर साइड में जा सकता है, या फिर जो फीड पंप है वो फेलर हो सकता है, या फिर जो आईडी फैन है वो यहाँ पे जो लॉसेस है वो अगर होते हैं तो उसकी वजह से वो ट्रिप भी हो सकता है। और कुछ यहाँ पर जो वाटर ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिएंटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं तो उसको हम कहते हैं पुअर वाटर केमिस्ट्री। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको बॉयलर ऑपरेशन क्लियर पहले मालूम होना चाहिए, और फिर आप यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉयलर में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम एक एक प्रॉब्लम को अगर थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे तो कुछ इमेजेस की थ्रू भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। और जैसे कि यहाँ पर कुछ ट्यूब लीकेजेस है, तो ट्यूब लीकेज ये अगर बॉयलर ऑपरेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम है तो ये इसके मेन रीजन क्या है। तो इसका सबसे मेन रीजन है वाटर केमिस्ट्री। तो उसमें स्केलिंग या फिर पिटिंग या फिर करोजन जैसे अगर प्रॉब्लम होते हैं तो उसके वजह से यहाँ पे ट्यूब लीक होने के चांसेस है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पर ओवर हीटिंग वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं जगह अगर फ्यूल कम पड़ जाता है, यानी कि जो हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि कार्बन प्लस O2 दैट गिव्स CO2, अगर कार्बन प्लस हाफ O2 दैट गिव्स CO, तो कार्बन कितना है उसके प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन जाना चाहिए। अगर इनकेस कभी कभार ये हाइड्रोकार्बन्स कम होते हैं यानी कि फ्यूल कम होता है तो स्टारवेशन भी प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर ऑक्सीजन कम होता है तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कंटिन्यूअस हैमरिंग अगर होती है तो पिटिंग करोजन भी हो सकता है, और करोजन की वजह से यहाँ पर जो थिकनेस है मेटल की वो भी रिड्यूस हो सकती है। तो उसकी वजह से भी ट्यूब लीकेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर करोजन होता है तो ये वीकेस्ट पॉइंट जनरेट हो जाता है वो पर्टिकुलर ट्यूब में, जिसको हम नेक पॉइंट बोलते हैं। और वो अगर वहां पे वीक पॉइंट होता है तो थोड़ा टेम्परेचर या थोड़ा प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो वहां पर लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई जगह थर्मल शॉक्स होते हैं। थर्मल शॉक्स यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सडनली हो जाता है। तो नॉर्मली जो ट्यूब डिजाइन किया है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के लिए, तो उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर डिफरेंस बन जाता है किस वजह से, तो वो थर्मल शॉक यहाँ पे बन जाता है, और उसका फिर प्रेशर की वजह से यहाँ पर ट्यूब लीकेज हो सकते हैं। या फिर जो फ्यूल की क्वालिटी है, जैसे हमने अलग अलग बातें की कि यहाँ पर सॉलिड फ्यूल हो सकते हैं, कोल हो सकता है, वुड हो सकता है, बायोब्रिकेट हो सकते हैं, लिक्विड या ऑयल हो सकता है, या फिर गैसेस हो सकते हैं। तो अगर फ्यूल में जो पर्टिकुलर मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसके बेसिस पे अलग अलग अगर कुछ इंप्योरिटीज होते हैं उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो ये फ्यूल क्वालिटी की वजह से भी यहाँ पर ट्यूब लीकेज होने के चांसेस है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसके ओरिएंटेड अगर आप थॉट प्रोसेस करेंगे तो उससे ही पता चलेगा कि आपका जो फीड वाटर है, तो फीड वाटर जो है उसका केमिस्ट्री आपको परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स दिए हैं तो उसको मेंटेन करना है अलग अलग पैरामीटर्स के लिए। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अल्कलिनिटी है या एसिडिटी है या फिर हेवी मेटल्स है या फिर DO है, BOD है, COD है, या फिर यहाँ पे स्केलिंग या स्लजेस फॉर्मेशन करने वाले अगर कोई यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अगर आप मेंटेन करते हैं ये सब, तो ये वाटर केमिस्ट्री परफेक्ट अगर होगी तो यहाँ पर ये लीकेजेस से चांसेस कम हो जाएंगे। या फिर अगर आप फ्यूल अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लीकेजेस के चांसेस है पुअर फ्यूल की वजह से या पुअर क्वालिटी फ्यूल की वजह से, तो वो भी कम हो जाएंगे। तो जो भी आपके यहाँ पर फर्नेस है, टाइप ऑफ फर्नेस है, उसकी कैपेसिटी, उसका जो डिजाइन है उसके बेसिस पे ही आपको फ्यूल का चॉइस करना चाहिए। फिर जहाँ पे कुछ चांसेस भी होते हैं कि ओवरलोड हो सकता है बॉयलर, तो उसकी वजह से भी ओवर हीटिंग हो सकता है और उसकी वजह से भी ट्यूब लीकेज हो सकता है। तो आपको ओवरलोडिंग अगर अवॉइड किया आपने या ओवर हीटिंग अवॉइड किया तो यहाँ पर ट्यूब लीकेजेस के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप वाटर सर्कुलेशन परफेक्ट रखते हैं या फिर जो हमने स्टारवेशन की बात की यानी कि फ्यूल सप्लाई अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो फ्यूल कंटिन्यू रहेगा और आईडी फैन थ्रू यहाँ पे एयर भी कंटिन्यू सप्लाई हो जाएगा। कंबशन अगर परफेक्ट रहेगा तो लीकेजेस के चांसेस मिनिमम होंगे। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था ट्यूब लीकेज बॉयलर ऑपरेशन ओरिएंटेड और उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स।
तो इसी तरह अगर आप अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में अगर सोचेंगे तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन ओरिएंटेड ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा फोटोग्राफ है जहाँ पे आपको ट्यूब लीकेजेस के बारे में पता चल रहा है। ये डायरेक्टली क्रैक हो चुका है और यहाँ पे ये वीक पॉइंट यहाँ पे तैयार होगा। तो यहाँ से अगर हाई प्रेशर पे चला जाएगा तो यहाँ से प्रेशर रिड्यूस होगा, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही फ्लूइड्स यहाँ पे पास होंगे। फिर सेकंड है वेरी लो ड्रम लेवल। तो इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो बॉयलर फीड पंप आपका फेलियर हो सकता है, या फिर जो लेवल कंट्रोलिंग डिवाइस है आपका, जैसे हमने लेवल इंडिकेटर की बात की थी, उसी हिसाब से यहाँ पे लेवल को अगर कंट्रोल करने का डिवाइस है तो शायद वो फेल हो चुका है, या फिर जो सडन रिडक्शन इन लोड है, तो यहाँ पर लोड सडनली ड्रॉप हो चुका है, या फिर जो वाटर ट्यूब है वो फेल हो चुका है। तो ये अलग अलग रीजन से यहाँ पर जो लोअर ड्रम का लेवल है वो लोअर साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हजार्ड क्या है कि बॉयलर यहाँ पे इजीली डैमेज हो सकता है बैटरी। डिपेंड्स है कि ये कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है, या फिर कितना टेम्परेचर हायर साइड में जा सकता है, या फिर इसमें डिफरेंस क्या आएगा, और उसके बेसिस पे उसका जो डैमेज है वो डिसाइड होगा। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सेफ लिमिट में आपको बॉयलर को रन करना है, फीड चेक वॉल यहाँ पे रेगुलरली चेक करना है, कंट्रोल करना है, और वाटर लेवल मेन जो है वो आपको यहाँ पे मेंटेन रखना है। तो उसके लिए अलग अलग जो डिवाइसेस होंगे तो वो डिवाइसेस आपको रेगुलरली मेंटेन और टेस्ट करना है। तो ये वेरी लो ड्रम लेवल के लिए है। अगर इनकेस फर्नेस प्रेशर हायर साइड में चला जाता है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो एक तो फैन का जो कंट्रोल है वो फॉल्टी है, यानी कि जितना फैन का हमने स्पीड बताया है, या फिर उसका प्रेशर बताया है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बताया है, उसके बेसिस पे ही उसको रन करना चाहिए था। लेकिन अगर उस हिसाब से वो रन नहीं करता है तो वहां पर फर्नेस प्रेशर चेंज होगा, यानी कि हायर साइड में जा सकता है। या फिर जो कंबशन फिनोमिना है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे कि हमने थ्योरेटिकल बात की कि अगर आप स्टोइचियोमेट्री में देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। तो यही कंबशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से भी फर्नेस में प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर जो फ्यूल की एंट्री है वो अगर अनकंट्रोल होगी किसी रीजन की वजह से तो वहां पर भी हाई प्रेशर हो सकता है। तो ये अलग जो कॉजेस है उसकी वजह से यहाँ पर हजार्ड क्या हो सकते हैं? तो ये बॉयलर को डैमेज कर सकता है, या फिर जो पार्ट्स है उसको वीक कर सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? तो आपको मेन फर्नेस में आपको फ्यूल और ऑक्सीजन यानी कि एयर, ये दोनों एलिमेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट को अगर आपने कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिक आपके प्रिवेंटिव मेजर्स बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल फोर्स ड्राफ्ट या इंड्यूस ड्राफ्ट फैन है, जैसे कि कुछ बॉयलर्स में फोर्स ड्राफ्ट होता है, कुछ बॉयलर्स में इंड्यूस ड्राफ्ट फैन होता है। तो उसका स्पीड कंट्रोल करना, यानी कि जो भी एयर का वॉल्यूम है वो आप यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो प्रेशर की बात हमने की तो मैक्सिमम अगर प्रेशर जो है उसको अगर ये क्रॉस कर जाता है तो वहां पर भी कोई सेफ्टी डिवाइस अगर आप रखेंगे या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस रखेंगे तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो फर्नेस प्रेशर है वो आपके कंट्रोल में हो सकता है। नेक्स्ट है फर्नेस एक्सप्लोजन। तो डायरेक्टली अगर फर्नेस का प्रेशर बढ़ना अलग बात है और फर्नेस एक्सप्लोजन होना, तो यहाँ पर अगर कोई अनबर्न फ्यूल, जिसको हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन एक बात होती है और एक इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि अगर फ्यूल जितना हमने प्रोवाइड किया है उसके प्रोपोर्शन में ही आपको ऑक्सीजन यानी कि एयर प्रोवाइड करना होता है। अगर ये जिसको हम परसेंट एक्सेस एयर कहते हैं टेक्निकली, तो परसेंट एक्सेस एयर का मीनिंग क्या है कि जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा ही यहाँ पर एयर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एयर एक्सेस में क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि ये जो कंबशन फिनोमिना है ये परफेक्ट चले, क्योंकि कंप्लीट कंबशन का मीनिंग है कि अगर हाइड्रोकार्बन मिनिमम ऑक्सीजन के हिसाब से अगर रिएक्ट करेंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगर वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ये इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस है,
तो जो भी कुछ फ्यूल्स है वो बर्न नहीं हो रहे पूरी तरह से। तो कुछ पार्ट अगर वो फ्यूल का या फिर कुछ फ्यूल यहाँ पे अनबर्न है तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ पर बर्निंग या कंबशन केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर ठीक से नहीं होगी। तो उसकी वजह से एंड में एक्सप्लोजन में कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अगर आपको ठीक तरह से पता नहीं चल रहा है कि इनपुट क्या दिया जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, ये अगर रेगुलरली आप सुपरवाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पर शायद उसका एंड एक्सप्लोजन से हो सकता है। तो इसीलिए बॉयलर जो ऑपरेटर्स है या इंजीनियर्स है क्वालिफाइड, तो उन लोगों को ये पता होता है कि हमने कितना वॉल्यूमेट्रिक एयर यहाँ पे पास किया है, कितना फ्यूल हमने ऐड किया है और उसके प्रोपोर्शन में आपको कितना स्टीम जनरेट होना चाहिए, कितना यूटिलाइज होना चाहिए, और जो भी फ्लू गैसेस आते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको यहाँ पे चेक करने। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि ये कंप्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस है या फिर और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो चुका है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको बॉयलर को पर्च करना है। तो जैसे यहाँ पर बताया है कि 40% फुल लोड एयर फॉर 5 मिनट्स। तो ये 5 मिनट्स के लिए ये इतना क्यों करना है? क्योंकि आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे शायद कम यहाँ पे एयर सप्लाई हो चुकी है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो बर्निंग प्रोसेस है वो क्लियर नहीं हुई या फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो चुका है। तो इसीलिए हम थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर 5 मिनट्स के लिए जैसे कि हम फुल लोडेड यहाँ पे 40% के हिसाब से पर्जिंग कर रहे हैं और उसके बाद में फिर नॉर्मलाइज करेंगे। यानी कि अगर वो बैलेंस हो जाता है स्टैचोमेट्रिक या थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट से तो फिर वो एयर फ्यूल रेशियो एडजस्ट हो जाएगा और कंप्लीट कंबशन प्रोसेस होके जो भी यहाँ पे अनबर्न फ्यूल के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये था प्रिवेंटिव मेजर फर्नेस एक्सप्लोजन के लिए। यहाँ पर ये अगर फर्नेस इनकम्प्लीट कंबशन या इनकम्प्लीट बर्न की वजह से कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा विदाउट सुपरविजन तो ये एक्सप्लोजन ऐसा भी हो सकता है। फिर कुछ बॉयलर प्रेशर है जो हायर साइड में जा सकता है, ये भी एक इश्यू है। तो यहाँ पर अगर लोड में सडन ड्रॉप है या फिर फ्यूल की एंट्री अनकंट्रोल्ड है या फिर अगर टरबाइन ट्रिप हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर हो सकता है बॉयलर्स में। तो इसकी वजह से हजार्ड्स क्या हो सकते हैं कि ड्रम लेवल डिस्टर्ब हो जाएगी, सेफ्टी वॉल्व जो है वो फेल हो सकते हैं या फिर अगर प्रेशर कंटिन्यू राइज होगा तो जो भी सेफ्टी लिमिट होगी उसको भी अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर बॉयलर एक्सप्लोजन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेफ्टी वॉल एक पर्टिकुलर डिजाइन पे ही डिजाइन होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हमेशा जो डिजाइन प्रेशर्स होते हैं और जो सेफ्टी वॉल्स ऑपरेट होते हैं तो जितना भी मिनिमम लेवल होता है उससे 1.1 या 1.2 मल्टीप्लाई में यानी कि 10 to 20% एक्सेस ही रखते हैं उसको कि अगर इससे भी ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये यहाँ पे रजिस्ट कर पाएगा और उसके बाद में सेफ्टी वॉल ऑपरेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो भी बॉयलर पे लोड है वो अगर एडजस्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पर बात की थी कि सडन ड्रॉप इन लोड, तो इसको बाद में अगर आपको समझ में आया है और आप अगर लोड एडजस्ट कर सकते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो वेरी हाई प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर पे यहाँ पे आ सकता है। ये वेरी हाई प्रेशर का जो इश्यू है उसकी वजह से एक ये बॉयलर एक्सीडेंट है और उसमें आपको प्रॉपर्टी डैमेज भी क्लियरली पता चलता है और जो भी नियर बाय बॉयलर के अगर होंगे पर्संस तो मैक्सिमम केस में फैटेलिटी के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। कई जगह बॉयलर फीड पंप फेलियर भी हो सकता है। तो उसमें मेन रीजंस क्या है? तो जो मोटर प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट्स हो सकते हैं या फिर फीड टैंक लेवल लो हो सकती है या फिर जो सक्शन प्रेशर है वो लोअर साइड को हो सकता है। तो इसकी वजह से जो फीड पंपिंग है वो फेल हो सकता है। तो इसके हजार्ड्स क्या होंगे? अगर लो ड्रम लेवल होगा तो उसकी वजह से भी इशू होगा या फिर जो स्टारवेशन है उसकी पॉसिबिलिटी, स्टारवेशन यानी कि फ्यूल सप्लाई ठीक से नहीं होगा या फिर कम होगा या फिर जो ट्यूब्स है उसमें ओवर हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम पंपिंग जो है यानी कि बॉयलर फीडिंग है वो फीडिंग ठीक तरह से नहीं कर रहे, तो ओवर हीटिंग भी हो सकती है क्योंकि हमने उसमें फ्यूल या फिर जो रॉ मटेरियल है वो फीड ही नहीं कर रहे और हीटिंग कंटिन्यू चालू है, तो ओवर हीटिंग के चांसेस है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो आपको स्टैंड बाय पंप की जरूरत है यहाँ पर। तो अगर ये ऑलरेडी होगा
तो उसको हमको स्टार्ट करना चाहिए। अगर ये पंप ठीक से काम नहीं कर रहा है या फेल हो चुका है तो स्टैंड बाय पंप स्टार्ट करना चाहिए, और जो ओवरऑल बॉयलर का लोड बन चुका है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहिए। और फिर जो वाटर है, फीड वाटर, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो बॉयलर को स्टॉप करना होगा, क्योंकि अगर ये विदाउट वाटर अगर ये कंटिन्यू हीट करेंगे तो जैसे ही नॉर्मल डोमेस्टिक एग्जांपल्स में भी हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम पे रहते हैं और वो जो इमर्शन हीटर लगाते हैं, अगर कहीं से उसका ध्यान नहीं है और गलती से विदाउट वाटर उसने अगर स्टार्ट किया तो जो इमर्शन हीटर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर ये हाइयर कैपेसिटी का जो हीटर है यानी कि यहाँ पर जो बॉयलर है वो ब्लास्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है। अगर इनकेस ये फीड वाटर आप कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो इमीडिएटली आपको बॉयलर को स्टॉप करना ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। फिर जो आईडी फैन है उसके ओरिएंटेड अगर इश्यू होता है तो उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, तो एक तो ड्राइव का कुछ फॉल्ट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर का कुछ प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो मोटर का बियरिंग टेम्परेचर होता है वो अगर हायर साइड को जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर इनकेस ये कोई इश्यू होते हैं तो फर्नेस का जो प्रेशर है वो हायर साइड में जा सकता है, और उसकी वजह से जो भी सेफ लिमिट्स होते हैं फर्नेस प्रेशर के उससे भी अगर क्रॉस किया तो एक्सप्लोजन के भी चांसेस बन जाते हैं। तो इसको हम सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं, तो आपको फैन का ट्रिपिंग कंटिन्यू चेक करना है और उसमें अगर कोई इश्यूज होते हैं तो वो रेक्टिफाई करना है, यानी कि उसका मेंटेनेंस करना है और फिर से उसका सुपरविजन करना है, टेस्टिंग करना है। आईडी फैन आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया तो फिर आप वापस से रीस्टार्ट करेंगे तो आपका स्टार्टिंग से ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर अगर फर्नेस प्रेशर जो है तो विद इन सेफ लिमिट्स में ही आपको मेंटेन रखने हैं। अगर वो जैसे हमने बताया है कि अगर क्रॉस करते हैं तो एक्सप्लोजन के चांसेस या प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और फिर इसमें एक लास्ट जो इश्यू था वो था पुअर वाटर केमिस्ट्री। तो हमने जो बात की थी कि आपको वाटर से स्टीम जनरेट करना है, वही मेन बॉयलर का ऑपरेशन है। तो वाटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग पैरामीटर्स है, तो वो आपको यहाँ पे कंट्रोल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन है जिसको हम DO कहते हैं नॉर्मली, तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होता है वो ऑक्सीजन, तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर आप ठीक तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से पीटिंग या करोजन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप पीएच मेंटेन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से करोजन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप टोटल हार्डनेस कंट्रोल नहीं करते यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं तो उसकी वजह से स्केलिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यहाँ पर सोडियम ज्यादा प्रेजेंट है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से ज्यादा तो यहाँ पर करोजिविटी या स्केलिंग का प्रॉब्लम होगा। अगर क्लोराइड होंगे तो करोजिविटी, अल्कलिनिटी अगर मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो स्केलिंग, फोमिंग या करोजिविटी का प्रॉब्लम होगा। सिलिका अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो स्केलिंग या कैरी ओवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर फोमिंग यानी कि फोम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, या फिर करोजन हो सकता है, या फिर जो वाटर पार्टिकल्स है वो स्टीम के साथ भी कैरी हो सकते हैं, उसको हम कैरी ओवर कहते हैं। तो ये अलग अलग वहां पे वाटर पैरामीटर्स आपको कंट्रोल करने होंगे। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे होंगे। तो ये पुअर वाटर केमिस्ट्री थी और ये ओवरऑल जो बॉयलर के रिलेटेड जो ऑपरेशंस है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स अभी तक हमने डिस्कस किए। तो कंक्लूजन इतना ही है कि ये बॉयलर जो है ये लाइव बॉम्ब होता है, तो उसको आप केयरफुली हैंडल करें, मेंटेन करें और रेगुलरली टेस्ट करें। थैंक यू।